आज हम लोग का स्टैटिक्स का पहला क्लास है ना। तो आज स्टैटिक्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले तो देखेंगे इसका स्टैटिक्स क्या है, व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका हिस्ट्री, स्टैटिक्स का हिस्ट्री कि कैसे ये हमारा मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट में आया, है ना। कैसे क्रोनोलॉजिकल ये डेवलपमेंट किया, पहले क्या था और अभी क्या है, पहले स्टैटिक्स का इम्पोर्टेंस कितना था और अभी इसका इम्पोर्टेंस कितना है, और इस स्टैटिकल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्कॉलर का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। उसके बाद कुछ डिफिनेशन हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक्स क्या है। नेक्स्ट देखेंगे स्टेजेस ऑफ स्टैटिक्स एंड देयर टूल्स, कि जैसे कि हम लोग को पता है कि 4-5 स्टेज होता है और पांचों स्टेज का कौन कौन सा टूल्स होता है, मेजर टूल्स, उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव मैटर ऑफ स्टैटिक्स, कि सब्जेक्टिव मैटर, स्टैटिक्स का सब्जेक्टिव मैटर क्या है ना, जिसमें बेसिकली हम लोग का डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स पढ़ना पड़ता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रॉ मटेरियल ऑफ स्टैटिक्स, कि स्टैटिक्स के लिए रॉ मटेरियल क्या है ना। रॉ मटेरियल कहने का कोई भी चीज़ अगर हम आउटपुट करते हैं तो उसके लिए हमको इनपुट की जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल, है ना। ठीक है, तो हम जब स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं, बेसिकली स्टैटिक्स क्या है, एक एनालिटिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं। तो वो डेटा हमारा रॉ मटेरियल कहलाता है। तो रॉ मटेरियल हमारा क्या होता है, उसको फिर हम कैसे क्वांटिफेबल में चेंज करते हैं। उसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ डेटा, है ना, कितने प्रकार से डेटा होते हैं, इकोनॉमिक बेसिस पे क्या होता है और एक जनरल बेसिस पे क्या होता है। फिर उस डेटा को या वेरिएबल को हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट स्केल ऑफ डेटा। और इसका लास्ट टॉपिक होगा सोर्स ऑफ डेटा, डेटा का सोर्स क्या क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी, बेसिकली इसमें हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, तो एक बाय एक करके इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम लोग तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज स्टैटिक्स। व्हाट इज स्टैटिक्स, है ना, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी क्या है पहले, तो सबसे पहला इसका है सांख्यिकी, जो जनरल भाषा में इसको अगर हम समझना चाहते हैं तो ये क्या है, क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट एंड फाइंडिंग रिलेटिंग टू डिफरेंट फेनोमेना। ठीक है, तो स्टैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी घटना, फेनोमेनन मतलब घटना, है ना, उसको हम लोग क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई करने का मतलब उसको मेजर करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, क्योंकि जब तक हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देंगे तब तक हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स जो है हमारा क्या है, एनालिटिकल सब्जेक्ट है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ का। तो अगर हम किसी घटना का एनालिसिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना पड़ता है, उसको क्वांटिफाई करना पड़ता है, उसको न्यूमेरिकल कुछ वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। दूसरा अगर हम लोग देखें कि स्टैटिक्स जो है बेसिकली स्टडी ऑफ सैंपल होता है। ठीक है, कि एक पॉपुलेशन है, यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि ये सैंपल का स्टडी करता है। जैसे कि ये एक हमारा ये हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मतलब पूरा हॉल, एज ए हॉल इसको लेते हैं कि जितना भी एलिमेंट है सबको हम अगर सबको काउंट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एज ए हॉल, जिसको और हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन को हम डायरेक्टली स्टडी नहीं कर पाते हैं, ड्यू टू कॉस्ट रीजन, और बहुत सारा रीजन होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका पार्ट मतलब एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन को अगर हम पार्ट में बांटेंगे तो बहुत सारा पार्ट में बनेगा, छोटा छोटा ग्रुप में। तो एक ग्रुप को अगर हम निकाल लेते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं सैंपल। मतलब सैंपल क्या होता है, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो स्टैटिक्स हमारा क्या करता है कि ये सैंपल को लेता है, सैंपल को एनालाइज करता है, और सैंपल के आधार पे फिर हम पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करते हैं, जिसको हम आगे अलग टर्मोलॉजी से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसको हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं कि आखिर ये क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ। हिस्टोरी ऑफ
स्टैटिक्स, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स जो है, इसके लिए बहुत सारा मतभेद है ना। ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो कोई कोई मानता है कि इसका जो हुआ है इटालियन भाषा से हुआ है, इटालियन, है ना, जिसमें कहा था स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टा, ठीक है, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट, है ना, पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, पहले जितना भी इकोनॉमिक से रिलेटेड था, हर चीज पॉलिटिकल से ही रिलेटेड होता था। लेकिन कोई कोई बोलते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो जर्मन भाषा के, है ना, जर्मन भाषा के स्टैटिक से होता है, स्टैटिस्टिक के होता है ना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाता है, जर्मन। कोई भी क्लियरिफाई नहीं हो कर पाता है ना, हर किसी में डिबेट है कि आखिर स्टैटिक्स वर्ड का शुरुआत कहाँ से हुआ। तो ये दो मेन रेफरेंस मिलता है, एक इटालियन स्टैटिस्टा और एक स्टैटिस्टिक, जिसको जो जर्मन और इटालियन में है ना। और इसमें से जो सबसे पहला स्टैटिक्स को जो डिफाइन करने की कोशिश किए थे वो कौन थे, गॉडफ्रेड, गॉडफ्रेड, ठीक है, जिन्होंने ये बताया था कि स्टैटिक्स इज एज ए होल, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट मैटर एज ए होल, सब्जेक्ट मैटर एज ए होल, है ना, कि स्टैटिक्स का जो सब्जेक्ट है वो पूरा समग्र को लेकर, मतलब कि टोटल एग्रीगेट को लेकर। और स्टैटिक्स वर्ड का पहली बार जब बुक इसका पब्लिश हुआ था, वो किनका बुक था आपका, एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल एरुडिशन, ठीक है। और ये बुक लिखे थे, क्या नाम था, ब्रेन, वाला एविडेंस मिलता है बुक में, वो है एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल एरुडिशन, जो लिखे थे ब्रेन जेफ वैन बिलफील्ड, ठीक है, जिसमें ये डिफाइन किया गया था कि स्टैटिक्स क्या है, कि द स्टडी ऑफ स्टैटिक्स involves methods of relating numerical information into यूजफुल फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर हमारा स्टैटिक्स को क्या बोला गया था, कि स्टैटिक्स एक मेथड है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको हम अपना यूज में लाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक अगर सिक्का उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो यहाँ 1/2 इसको हम इंफॉर्मेशन था कि हेड आएगा कि टेल आएगा, है ना, और टॉस हमारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन था। तो जब उसको इंफॉर्मेशन को हम क्वांटिफाई कैसे कर दिए, ठीक है, कि पॉसिबल आउटकम्स बटा टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पर ये हमारा यूजफुल हो गया कि हाँ, हेड आने का चांस 50% है और टेल आने का चांस भी 50% है। तो इनिशियली जो स्टैटिक्स का यूज होता था वो गैम्बलिंग में ज्यादा होता था, है ना, कि जीतने का चांस कितना है।
नेक्स्ट जो सबसे पॉपुलर बुक जो आया था इसका, इसको एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है ना, विलियम पेटी। विलियम पेटी, इनका बुक का नाम था एसे ऑन पॉलिटिकल अरिथमेटिक। और ये 1690 ईस्वी में आया था, है ना। और ये स्टैटिक्स का सबसे पहला जो पॉपुलैरिटी हुआ था वो विलियम पिटी के बुक के द्वारा ही हुआ था कि स्टैटिक्स को हम कैसे यूज करें और इसको एज ए मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्क्राइब करने की कोशिश किया गया था, है ना। जैसे कि अभी हम लोग को पढ़ना पड़ता है मैथमेटिकल स्टैटिक्स, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा मैथमेटिकल स्टैटिक्स, किसी भी फॉर्मूला को डिराइव करना, किसी भी प्रोबेबिलिटी को क्वांटिफाई करना, है ना। इसी चलते इसको कहा जाता है स्टैटिक इज सेड टू बी statistic is said to be branch of applied mathematics। ठीक है, तो यहीं से शुरू होता है कि स्टैटिक्स जो है एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है ना, मैथ का एक ब्रांच है। और अभी भी हम लोग इसमें क्या करते हैं, मैथ का ही यूज करते हैं। बेसिकली हमारा स्टैटिक्स का यूज क्या होता है कि हम पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करते हैं, सैंपल और इसका इंफॉर्मेशन, क्योंकि सैंपल हमारा नॉन होता है, और इसको इन्फेरेंस कहते हैं, मतलब प्रिडिक्ट करते हैं या एस्टिमेशन करते हैं किसको, पॉपुलेशन को। ज़्यादातर हम लोग इसको इसी के चलते यूज करते हैं कि सैंपल का एनालिसिस करना आसान होता है और उसके सैंपल के रिजल्ट के आधार पे हम पॉपुलेशन को डिराइव करते हैं। तो या फिर जो लार्ज स्केल पे जो स्टैटिक्स का यूज हो रहा था, है ना, 17th सेंचुरी में, वो किसके लिए हो रहा था, गेम के लिए, गेमलिंग, जुआरी लोग इसको ज़्यादा कर रहा था। और इसी जुआ में अप्लाई करने का सबसे पहला श्रेय जाता है, या फिर जो इस पर ज़्यादा अटेंशन फोकस किए थे वो किए थे डी मोवियर, MOIVRE, है ना। और इन्होंने ही पहली बार डिस्कवर किया था नॉर्मल कर्व का, नॉर्मल कर्व, कि कोई भी डेटा को अगर हम रैंडमली अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, रैंडम होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह होगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है आप लोग का नेट में, पेपर 1 में भी आता है और अपना सब्जेक्ट में भी आता है कि नॉर्मल कर्व का इन्वेंशन कौन किया था, है ना, या इंट्रोड्यूस बाय, तो याद रखिएगा डी मोवियर। दूसरा थे फेरमेंट, और तीसरा गैलीलियो। ठीक है, बाद में स्टैटिक्स को जो मैथमेटिकल एडवांसमेंट देने की कोशिश जो किया गया था, मैथमेटिकल एडवांसमेंट, इसमें से कुछ का नाम है जैसे कि जेम्स बर्नौली, हम लोग पढ़ते भी हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, जेम्स बर्नौली। उसके बाद था डेनियल बर्नौली, उस पर लैपलेस, जिनका इंडेक्स नंबर है लैपलेस। और लास्टली जो इसको प्रोबेबिलिटी में जो परफेक्शन के साथ यूज करते हैं, उनका नाम था कार्गोज, ठीक है। जो सबसे पहला इन्होंने प्रोबेबिलिटी में जीतने और हारने का चांस को इन्वेंट किया था, ठीक है, चांस ऑफ विनिंग और लॉस, ठीक है, जो हम लोग हेड और टेल वाला कह रहे थे। तो बेसिकली यहाँ पर जो यूज हो रहा था वो गेम के लिए हो रहा था कि अगर हम सिक्का उछालेंगे तो हमारा
हेड आने का चांस कितना है और टेल आने का चांस कितना है, या फिर अगर हम गेम खेल रहे हैं तो हमारा जीतने का चांस कितना होगा और हारने का चांस कितना होगा। ठीक है, लेकिन इसी टेक्निक को लेकर हम लोग मॉडर्न में इसका कहां पर यूज करते हैं, रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, है ना, रिस्क कैलकुलेटिंग। ठीक है, चाहे शेयर बाजार का हो या फिर लॉटरी का हो, इंश्योरेंस का हो, ये सारे चीज में हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं मॉडर्न में। लेकिन हम लोग अगर 17वीं सेंचुरी का अगर हम बात करते हैं तो उस समय ज्यादातर प्रयोग इसका जुआ खेलने में प्रयोग किया जाता था। उसके बाद स्टैटिक्स को जो बूस्ट दिया और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो इम्प्लीमेंटेशन इसका था वो ज्यादा करवाए कौन, गाल्टन, है ना, गाल्टन। कब, 1822 से 1911 था। आप लोग को पता होगा कि गाल्टन ने ही दिया था कौन सा, रिग्रेशन। ठीक है, बाप और बेटा का रिलेशन को एस्टेब्लिश किया था। तो गाल्टन जब रिग्रेशन आया तो स्टैटिक्स का बहुत लार्ज स्केल में यूज होने लगा, हर चीज में स्टैटिक्स का प्रयोग करने लगे इम्पैक्ट को देखने के लिए, है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी वस्तु का डिमांड जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो प्राइस है, इनकम है, वेदर है, पॉलिटिकल कंडीशन है, इटीसी, है ना। तो उस समय इन्होंने क्या दिया था कि बाप का हाइट जो होता है, बेटा का हाइट जो होता है, हाइट ऑफ सन इज डिपेंड ऑन फादर साइड। ठीक है, इस पे स्टडी किए थे इन्होंने। तो ये एक गेम चेंजर साबित हुआ था, रिग्रेशन जो था स्टैटिक्स के लिए गेम चेंजर था, चेंजर, कि लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या फिर एस्टिमेट करने में, उसको फोरकास्ट करने में मददगार होने लगा था, और बिजनेस में इसका खास तौर पे अप्लाई होना शुरू हो गया था। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन, जिनका बहुत बड़ा योगदान था। और कार्ल पियर्सन गाल्टन का दोस्त थे, तो गाल्टन का जो कॉन्सेप्ट था उन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें से हमारा है कोरिलेशन, है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया था काई स्क्वायर, काई स्क्वायर, और गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस ऑफ फिट। तो एग्जाम में आ भी सकता है, ये सब चीज पे ध्यान दीजिएगा, जनरली आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद जो स्टैटिक्स को और एक्सलरेट जो किया गया, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लाने के लिए, लाने में जो मॉडर्न एफर्ट था वो किनका था, फिशर का, सर रोनाल्ड फिशर। ठीक है, और इन्होंने ही इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स की शुरुआत की करते हैं, इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स। ठीक है, जैसे वेरिएंस हो गया, और सैंपल टू पॉपुलेशन, जो हमारा हाइपोथेसिस होता है उनका, इसका हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करना, इसको टेस्ट करना। ठीक है, तो ये यहाँ फिशर से शुरू हो गया था। फिर बाद में मार्शल भी आते हैं, जिनका बुक का नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स 1890, गिवन रिटन बाय अल्फ्रेड मार्शल। तो इस तरह से हम लोग स्टैटिक्स का हिस्ट्री देखें कि किन किन लोगों का क्या क्या योगदान है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं आखिर स्टैटिक्स क्या है ना, इसका डिफिनेशन। तो अभी बताएं, पहला डिफिनेशन जो है इनका स्टैटिक्स का, कि क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट एंड फाइंडिंग रिलेटिंग टू द डिफरेंट फिनोमेना, कि जितने भी घटना चक्र होते हैं या घटनाक्रम होते हैं उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में रिप्रेजेंट करना। कोई बोलते हैं कि स्टैटिक्स इज द
स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ सैंपल, ये सैंपल को स्टडी करता है एंड इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन। ठीक है, कि सैंपल का स्टडी करता है और सैंपल के आधार पे पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर डिफिनेशन दिया गया था वो था क्रॉक्सटन का। इन्होंने बोला था स्टैटिक्स इज द कलेक्शन, presentation, analysis, and interpretation of numerical डेटा, है ना। तो इनका सबसे अप्रोप्रिएट बैठता है कि स्टैटिक्स क्या है। सबसे पहला हम लोग को क्या करना पड़ता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद उस डेटा को प्रेजेंट करना पड़ता है, उसके बाद उसको एनालिसिस करना पड़ता है और फिर उसको इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है ना। इंटरप्रिटेशन करने का मतलब उसकी व्याख्या, कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया है या जो रिजल्ट हमारा आया है वो एज ए मैथ आएगा, कोई नंबर में आएगा, तो उस नंबर का प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रिलेवेंट क्या है और उसका मीनिंग क्या है। तो आज भी हमारा स्टैटिक्स इसी डिफिनेशन के आधार पे चलता है। नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक्स। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक, तो पहला क्या है कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कि जितने भी पॉसिबल हो, है ना, जो भी घटना है उसको सारे को हमारा क्या करता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि ऑल स्टैटिक्स इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर बट ऑल नंबर आर नॉट स्टैटिक्स। ठीक है, तो पहला क्या होता है कि ये सबको नंबर में कन्वर्ट करता है, लेकिन सारे नंबर हमारा स्टैटिक्स नहीं हो सकता है। जैसे कि अचानक अगर हम बोल देंगे गाय का 4 पैर होता है, तो यहाँ 4 क्या है, 4 पैर को बता रहा है, तो यहाँ पैर ये डेटा नहीं होगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम बोलेंगे 10 व्यक्ति का हाउस होल्ड इनकम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा। क्योंकि ये 10 आदमी का डेटा कुछ भी होगा, 1000 रुपया होगा, 2000 होगा, 200 रुपया होगा, 300 रुपया होगा, 400 होगा, 250 होगा, है ना। तो ये हमारा डेटा कहलाएगा। तो ये हमारा क्या था, एक इनकम था, और इनकम को हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्टैटिक्स। मतलब कि इसी के चलते कहा जाता है कि स्टैटिक्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स या क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, क्वांटिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग, ये दोनों का करता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, है ना, कि कोई भी फैक्टर है वो एक फैक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं करता है, बल्कि डेटा जो है वो डिफरेंट फैक्टर से इन्फ्लुएंस करता है। कि अगर हम फैमिली इनकम को ले रहे हैं कि आय, ठीक है, तो आय किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहला नंबर ऑफ फैमिली पे, नंबर ऑफ फैमिली, या फिर इसको आप ऐसे देख सकते हैं, इनकम इज ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ वर्किंग मेंबर इन द हाउस होल्ड। दूसरा ऑक्यूपेशन, ठीक है, ये सारे चीज आपको डिपेंड करता है। उसी तरह से अगर हम प्राइस को लेते हैं तो प्राइस सिर्फ अगर हम डिमांड देखते हैं तो डिमांड सिर्फ प्राइस पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस पे, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस पे, कंज्यूमर का इनकम पे, है ना, और पॉलिटिकल कंडीशन इट इज बहुत सारा मैटर होता है जो हमारा डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहले इसमें मल्टीपलिसिटी ऑफ कॉजेज में क्या है कि कोई भी
डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर कोई भी वेरिएबल सिर्फ एक चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे चीज से इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि अगर आपको पॉकेट एक्सपेंडिचर का अगर एग्जामिन करना है, तो आपका पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है खर्च कितना चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहला कि आपका इंटरेस्ट, फ्रेंडशिप, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये सारे चीज पे आपको डिपेंड करेगा। तो मतलब कि पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो सिर्फ आपका इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इसके अलावा और अदर फैक्टर होता है। नेक्स्ट जो होता है म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल, ठीक है। मतलब कि जो भी डेटा हो किसी से रिलेटेड होना चाहिए, और एक इसमें एक कंपैरिजन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम दो डेटा लेते हैं ए और बी, तो ये हमारा एक विलेज का है, विलेज ए, और ये दूसरा है विलेज बी। तो सबसे पहला इसमें क्या होना चाहिए कि इसका डेटा जो होगा, मान के लिए इसका जो पर कैपिटा इनकम अगर हम देखते हैं और इसका पर कैपिटा इनकम, तो ये दोनों कंपेरेबल होना चाहिए। कि डेटा जो भी है अगर हम उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हमको इनकम का डेटा चाहिए और हम वहां पर एक्सपेंडिचर का डेटा ला दें, तो ये एक्सपेंडिचर इंफॉर्मेशन या फिर फेनोमेनन और डेटा में कोई रिलेशन नहीं होगा, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। कि अगर हम इनकम को रेंज से अगर कंपेयर करेंगे तो ये बहुत रिलेवेंट नहीं होगा, है ना। कि इसमें बहुत कम, एग्रीकल्चर में इसको हो सकता है कोरिलेशन, लेकिन बिजनेस में इसका नहीं हो सकता है। तो इस तरह से म्यूचुअल रिलेटेड भी होना चाहिए डेटा और कंपेरेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्या था इसका स्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए। मतलब कि एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम या फेनोमेनन के लिए ही होना चाहिए। तो जैसे अगर हमको चाहिए इंफॉर्मेशन चाहिए एजुकेशन एक्सपेंडिचर पर, एजुकेशन एक्सपेंडिचर, तो हमारा फोकस सिर्फ एजुकेशन में, ये एजुकेशन एक्सपेंडिचर के लिए ही डिजाइन किया जाएगा और इसी से रिलेटेड हमारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एजुकेशन एक्सपेंडिचर देख रहे हैं और यहाँ पर हम एडल्ट गुड एक्सपेंडिचर ले रहे हैं। एडल्ट गुड्स एक्सपेंडिचर, है ना। एडल्ट गुड्स एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे सिगरेट हो गया, वाइन हो गया, है ना। तो यहाँ पर ये अलग मैटर हो जाता है, ये इसका अलग ऑब्जेक्टिव हो जाता है और इसका अलग ऑब्जेक्टिव होता है। तो स्टैटिक्स का भी क्या होता है, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी ये रिजल्ट सही देगा, है ना। तो ये तो हमारा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक्स में क्या देख रहे थे कि जो भी स्टैटिक्स का जो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्वांटिफेबल होता है, हर चीज को क्वांटिफाई करता है। दूसरा न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस करता है। फिर हर कॉजेज को देखता है कि जो एक वेरिएबल है वो कितने कॉजेज से इफेक्ट हो रहा है, कितना फैक्टर से इफेक्ट कर रहा है, तो वो फैक्टर को भी हम लोग को यहाँ पर देखना होता है। और म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए और कंपेरेबल होना चाहिए और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाला होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टेजेज ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो स्टेजेज ऑफ में हम लोग देखेंगे कितना, 5 स्टेज। तो पहला स्टेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसका 2 टूल्स होता है ना। पहला होता है या तो हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं सेंसस मेथड से, सेंसस, और दूसरा सैंपलिंग मेथड से। सेंसस मतलब कहता है कि एज ए होल सभी से ले डोर टू डोर जाके, और ये सैंपलिंग खाने का मतलब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, किसी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को ले और उससे हम अपना एनालाइज करें। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कि जो डेटा कलेक्ट किया जाता है इसको हम लोग रॉ डेटा बोलते हैं, रॉ डेटा। और ये हमारा सिस्टमेटिक नहीं होता है और ये किसी भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं करता है। तो जो रॉ डेटा होता है उसको सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है ना। तो अरेंज करने के लिए हम लोग क्या चीज के यूज करते हैं, एरे, या उसको हम लोग टेलीबार भी बोलते हैं, एरे ऑफ डेटा एंड टेलीबार, टेलीबार। ठीक है, जिसमें आगे हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी, इसी में आएगा फ्रीक्वेंसी, कि हम लोग रिपीटेड को हम लोग किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं ताकि हमारा डेटा जो हो वो रिजल्ट वाला हो और उसको हम लेकर डायरेक्ट हम अपना यूटिलाइज कर सके। रॉ डेटा से इसको यहाँ से कन्वर्ट किया जाता है ना, रॉ डेटा लिया जाता है, वहीं पे एक प्रोसेस होता है, एडिटिंग का भी प्रोसेस होता है। ठीक है, और फिर उसको हम पहले अरेंज करते हैं, सिक्नोराइज करते हैं डेटा को, और फिर तब हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो जो भी डेटा हम कलेक्ट किए हैं उसको अरेंज किए हैं, उसको इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए ताकि देख के पता चल जाए कि हमारा डेटा क्या बोल रहा है या डेटा का रिजल्ट क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टेबल में उसको अरेंज करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, ग्राफ, ग्राफ, डायग्राम, डायग्राम, पाई चार्ट, ये सारे चीज का हम प्रयोग करते हैं। जिससे कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं कि कोई डेटा इस तरह से शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो हमको पता चल रहा है क्लियरली कि डेटा जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है और इसमें ये सारे टूल्स पढ़ना पड़ेगा कि टेबल के किस तरह से बनाया जाता है, ग्राफ क्या होता है, डायग्राम क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है। नेक्स्ट जो है एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं स्टेजेज ऑफ एनालिसिस, स्टेजेज ऑफ एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस के कितना स्टेज होता है। तो सबसे पहला स्टेज जो होता है वो एडिटिंग का होता है कि रॉ डेटा लाए उसको पहले एडिट करें, है ना। आगे की इसमें उसको हम लोग ज़्यादा और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कोडिंग करेंगे, है ना, कि कोई क्वालिटेटिव वेरिएबल है उसको हमको किस तरह से क्वान्टिफाई करना है, उसको कोडिंग करना। ठीक है, उसके बाद डेटा फाइल बनाना होता है, डेटा फाइल। ठीक है, कि कौन सा डेटा किस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है ना। तो उसके जैसा हमको बनाना पड़ता है टेबल में या स्पेसिफाई में, कि हमको रिग्रेशन करना है तो उसके लिए अलग से अरेंज करना होगा, कोरिलेशन निकालना है तो अलग से, और टेबल बनाना है तो अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये तीनों प्रोसेस पूरा हो जाता है तो हमारा यहाँ होता है एनालिसिस अप्रोच, एनालिसिस अप्रोच। ठीक है, और ये एनालिसिस अप्रोच जो है ये 4 कैटेगरी का होता है। पहला डिस्क्रिप्टिव, दूसरा यूनिवेरिएट, यूनिवेरिएट एनालिसिस, दूसरा होता है बाइवेरिएट, वेरिएट एनालिसिस, और तीसरा होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में हम लोग सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, डेटा डिस्क्रिप्शन, कौन सा डेटा को, जो हमारा सैंपल से कलेक्ट करके आया उसको, ये बता रहे हैं कि सैंपल का एवरेज क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, उसका परसेंटेज क्या है। तो यहाँ पर सिर्फ डेटा के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेनेशन अबाउट सैंपल डेटा। ठीक है, और जब हम लोग सैंपल से पॉपुलेशन को डिराइव करते हैं तो उसमें ये तीनों मॉडल आ जाता है, इसको हम लोग इन्फेरेंशियल कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर यूनिवेरिएट में सिंगल वेरिएबल होगा, सिंगल वेरिएबल, और इसमें हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। फिर बाइवेरिएट में 2 वेरिएबल होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइवेरिएट। और मल्टीवेरिएट में हमारा क्या होगा, मल्टीपल वेरिएबल होगा, है ना। यहाँ पर मोर देन 2 वेरिएबल होगा।
नेक्स्ट होता है सब्जेक्टिव मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो सब्जेक्टिव मैटर में दो आता है, एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव और दूसरा को इन्फेरेंशियल। इन्फेरेंशियल या इसको हिंदी में बोलते हैं विवरणात्मक और इसको निष्कर्षात्मक, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग विवरणात्मक और इसको बोलते हैं निष्कर्षात्मक। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव जो अभी बताएं कि ये सैंपल को डिस्क्राइब करता है, सैंपल डेटा को एक्सप्लेन करता है ना। और इसका जो रिजल्ट आता है, सैंपल का जो रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट से अगर हम पॉपुलेशन को एस्टिमेट करते हैं, पॉपुलेशन को अगर हम प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट या फिर इसको हम लोग एस्टिमेशन कहते हैं, तो उसको हम लोग इन्फेरेंशियल कहते हैं। जैसे कि अगर हम 100 आदमी का डेटा लिए, ठीक है, इन लोग का एवरेज एक्सपेंडिचर जो है फूड एक्सपेंडिचर वो आ रहा है 5,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल का आया 100 आदमी का डेटा। अब जब हम इसको पूरा पॉपुलेशन को अगर हम यूज करेंगे, जैसे कि एक विलेज में ले रहे हैं ना, विलेज हमारा यहाँ पर क्या है, एक पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन में यहाँ 300 आदमी है, तो यहाँ से हम 100 आदमी सैंपल के तौर पे लिए और उनका आया कितना, 5,000 रुपया आया पर मंथ एक्सपेंडिचर। तो अब 5,000 से हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे या इन्फ्रेंस करेंगे कि क्या पूरा 300 व्यक्ति का फूड एक्सपेंडिचर 5,000 ही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट या पहले हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल। डिस्क्रिप्टिव हमारा सैंपल के लिए यूज होता है और इन्फेरेंशियल हम सैंपल से पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करते हैं या उसको एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रॉ मटेरियल ऑफ डेटा। ठीक है, रॉ मटेरियल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, कि स्टैटिक्स का रॉ मटेरियल क्या है, उसके लिए इनपुट्स क्या चाहिए। तो इनपुट्स क्या होता है, डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा इसका क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल। और डेटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर हम कलेक्ट करते हैं और उसको क्वांटिफाई कर देते हैं, क्वांटिफाई, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डेटा। तो जनरली हम लोग डेटा किसको लेते हैं, वेरिएबल का। ठीक है, चर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। तो वेरिएबल किसको कहते हैं, जो चेंज होता है, चेंज होता है। ये पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन कहने का मतलब किसी का इनकम कुछ है तो किसी का इनकम कुछ होगा, हाइट किसी का कुछ होगा, है ना, एक्सपेंडिचर किसी का यूज कुछ होगा, एज किसी का होगा, है ना। तो सब चीज़ों को यहाँ पर डिफरेंट होगा। अगर प्लेस का बात कर रहे हैं तो रूरल का इनकम देखेंगे अलग होगा, अर्बन का अलग होगा, डेवलप कंट्री का अलग होगा, डेवलपिंग कंट्री का अलग होगा। अगर हम टाइम पीरियड को भी ले तो 10 साल पहले कुछ और था, अभी कुछ और होगा, आने वाला समय में कुछ और होगा। तो यहाँ पर वेरिएबल कहने का मतलब ऐसा इन्फॉर्मेशन जो चेंज होता है। ठीक है, और यही वेरिएबल जो हमारा डेटा होता है, इसी वेरिएबल का या फिर इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, वेरिएबल को, इंफॉर्मेशन को। जैसे कि अगर हमारा वेरिएबल इनकम है तो इसका इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, या फिर एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन है। फिर एजुकेशन लेवल, माइग्रेशन, तो ये हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो उसी को हम लोग फिर यहाँ डेटा कहते।
अब यहाँ पर वेरिएबल, नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स। तो ये इनिशियली क्या होता है, दो तरह का होता है, एक को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, और दूसरा को कहते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेटा किसको कहते हैं, या फिर डेटा या फिर वेरिएबल। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल या डेटा, डेटा किसको कहते हैं, जिसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं हो। जैसे कि अगर हम जेंडर लेते हैं तो जेंडर का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, मेल और फीमेल, ये तो क्वालिटेटिव है, सिर्फ हम इसको वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ब्यूटी, ठीक है, कलर, तो कलर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ रेड, व्हाइट, यही कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है ना। अगर हम किसी का एटीट्यूड को मापेंगे तो एटीट्यूड क्या है, ये भी हमारा क्वालिटेटिव होगा, कि किसी का नजरिया को हम माप नहीं सकते हैं, डायरेक्टली उसे नंबर नहीं दे सकते हैं, हाँ, बल्कि बाद में उसको हम अपने हिसाब से कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जबकि क्वांटिटेटिव डेटा में क्या होता है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि क्वालिटेटिव में हमारा क्या होता है, इसके अंदर भी होता है, एक को हम लोग कहते हैं कैटेगोरियल वेरिएबल, कैटेगोरियल वेरिएबल। ठीक है, तो कैटेगोरियल वेरिएबल में क्या किया जाता है, हमारा डाइकोटोमस, डाइकोटोमस और पॉलीटोमस, पॉलीटोमस। तो डाइकोटोमस में वैसे वेरिएबल आते हैं जिसमें दो ही आउटकम्स होता है, टू आउटकम्स, आउटकम्स है ना, आने का चांस क्या है, दो ही, जैसे कि एस या नो, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि कोई एक ही रिजल्ट होगा, या तो दो से ज्यादा ऑप्शन है। आपसे पूछा जाता है कि रेड कलर आपको पसंद है, तो आप क्या बोलिएगा, जिसको पसंद होगा उससे बोलेगा एस, और जिसको नहीं पसंद है उसको बोलेगा नो। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही आउटकम्स आ रहा है, एस और नो। जबकि पॉलीटोमस में है कि आपका मोर देन टू हो सकता है, जैसे कि एस, नो और एक डोंट नो, ये एस, नो, या एक कंफ्यूजन ले सकते हैं, कंफ्यूजन, कि वो इंडिफरेंस है, बोले दोनों में हमारे लिए ठीक है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा कि कोई भी अगर किसी से हम पूछेंगे तो तीनों में से केवल एक ही जवाब देगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है नॉमिनल डेटा, नॉमिनल डेटा। तो बेसिकली इसको, नॉमिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, नाम। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं लेबल। स्टैटिकल भाषा में आप जब एनालिसिस करने जाइएगा तो इसको लेबल बोलता है। तो इस तरह का डेटा क्या बोलते हैं, यहाँ पर नाम से संबंधित होता है, जैसे कि इंडियन, ठीक है, अमेरिकन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर नॉमिनल डेटा में होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर चार ऑप्शन दिया हुआ वो रहेगा कि आप इंडियन है कि अमेरिकन है कि यूरोपियन है, तो यहाँ पर भी आप क्या कीजिएगा, एक ही ऑप्शन मारिएगा, इंडियन, है ना। तो जहाँ पर नाम होगा, है ना, लेबल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनल। ठीक है, दूसरा जो है ऑर्डिनल, ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल में हम लोग क्या करते हैं, रैंक करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर दे दिया रेड, व्हाइट और ब्लू, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे नहीं पूछा जा रहा है आपको कौन पसंद है, तो आप, अगर आपसे पूछा जा रहा है प्रीफरेंस ऑफ कलर, तो जिसको किसी को पसंद होगा रेड तो इसको 1 देगा, 2, 3, मतलब सबसे ज्यादा पसंद क्या है, पहला व्यक्ति का वो रेड है, उसके बाद व्हाइट है, उसके बाद ब्लू है। दूसरा व्यक्ति है उसको ब्लू ज्यादा पसंद है, ये 1 हो जाएगा, उसके बाद इसको 2 रेड पसंद है, उसके बाद फिर इसको व्हाइट पसंद है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑर्डिनल डेटा होता है उसको हम लोग सिर्फ रैंक कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा का बात करें, क्वांटिटेटिव डेटा का, तो इसमें हमारा क्या होगा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, न्यूअस।
ठीक है। तो डिस्क्रीट में क्या होगा, जिसका एक का होल नंबर होगा, होल नंबर, ठीक है। जैसे कि 10 बोलेगा, 5 बोलेगा, 5 होगा, 15 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट, मतलब कि एक सैंपल का एक इंफॉर्मेशन होगा, है ना। जबकि कंटिन्यूअस में क्या होगा, इंटरवल होगा, इंटरवल, कि 10 से 20, 20 से 30। अब 10 से 20 में यहाँ पर इन्फिनेटिव डेटा आ सकता है कि 10.1, 10.2, 10.3, 0000, है ना, जिसको हम डिस्क्रीट नहीं कर सकते हैं, सिंगल वैल्यू में मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इंटरवल कर देते हैं, कि अब 10 से 20 के रेंज में जितना भी आएगा उसको एक ग्रुप में रख देंगे, और 20 से 30 में जितना भी आएगा उसको एक ग्रुप में। तो जहां पर इंटरवल होता है वहां पर हमको कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं, और जहां पर सिंगल वैल्यू हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग डिस्क्रीट नंबर बोलते हैं, है ना। तो क्वांटिटिव डेटा को दो तरह से इसको डिवाइड। नेक्स्ट जो डेटा को हम लोग डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, ठीक है। तो इसके आधार पे हम लोग, इकोनॉमिक एनालिसिस के आधार पे हम लोग डेटा को कितना भाग बांटते हैं, 3 भागों में, ठीक है। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज डेटा, सीरीज। दूसरा को क्या बोलते हैं, क्रॉस, टाइम सीरीज डेटा, क्रॉस सेक्शनल डेटा, और थर्ड को बोलते हैं पूल डेटा, पूल डेटा। और ये तीनों के अलावा एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पैनल डेटा, पैनल डेटा, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड डेटा, ठीक है। तो देखिए टाइम सीरीज डेटा क्या होता है कि एक वेरिएबल रहेगा, ठीक है, सिंगल वेरिएबल, और इसको डिफरेंट टाइम पीरियड में कलेक्ट किया जाता है, डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम जीडीपी ले रहे हैं तो जीडीपी हमारा क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है। अब इसको हम लोग ले रहे हैं 1990 में क्या था, 91 में क्या था, 92 में क्या था, 93 में था क्या था। तो ये हमारा क्या हो गया कि एक वेरिएबल और डिफरेंट टाइम पीरियड, ठीक है। तो ऐसे डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम सीरीज डेटा, कि एक वेरिएबल है और जिसको डिफरेंट टाइम पीरियड में कलेक्ट किया जाता है। जबकि क्रॉस सेक्शनल डेटा में क्या होता है कि टाइम पीरियड हमारा एक होता है, सिंगल टाइम पीरियड, और मल्टीपल वेरिएबल का डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना, सिंगल टाइम पीरियड और मल्टीपल वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि अगर हम 2020 में किसी का एक्सपेंडिचर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर का क्या हो गया कि ये एक्सपेंडिचर किस किन से पड़ता है, फूड पे क्या होगा, है ना, इनकम होगा, इनकम पे डिपेंड करेगा, फिर एज पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ फैमिली पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक चीज हम देख रहे हैं 2020 का एक्सपेंडिचर, लेकिन वेरिएबल यहाँ पर क्या है, 1 2 3, बहुत सारा वेरिएबल हो सकता है। तो इस तरह का डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल डेटा, वन टाइम पीरियड एंड डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है। जबकि टाइम सीरीज क्या था कि वन वेरिएबल डिफरेंट टाइम पीरियड। अब पूल डेटा में क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, टाइम सीरीज प्लस क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा हो गया 2020 का, तो उसी तरह से 2021 का, 2022 का रहेगा। तो ये टाइम पीरियड हमारा टाइम सीरीज हो जाएगा और इस डिफरेंट वेरिएबल हमारा क्रॉस सेक्शनल हो जाएगा। देखिए पैनल डेटा, तो पैनल को कहते हैं कि जब डेटा सेम हाउसहोल्ड, चलते हैं 1 2 3 4 5 रिस्पोंडेंट है ना। तो एक बार इन लोगों से हम 2010 में डेटा कलेक्ट किए थे, ठीक है। उसके बाद फिर हम कर रहे हैं 2015 में इन्हीं लोग से, ठीक है। फिर हम कर रहे हैं 2020 में। तो यहाँ पर क्या है कि जब डेटा
डिफरेंट टाइम पीरियड में सेम रिस्पोंडेंट से पूछा जाता है, तो वैसे डेटा को हम लोग पैनल डेटा या लॉन्गिट्यूडेबल डेटा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ डेटा। मेजरमेंट ऑफ डेटा, कि डेटा को हम लोग मापते कैसे हैं। ठीक है, तो डेटा को मापते हैं सबसे पहला नॉमिनल स्केल में, नॉमिनल स्केल। दूसरा होता है ऑर्डिनल स्केल, स्केल। तीसरा होता है इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल। और चौथा होता है रेशियो स्केल, रेशियो स्केल। तो इतना तरह से हम लोग डेटा को मेजरमेंट करते हैं। नॉमिनल स्केल में हम लोग क्या करते हैं, नाम है तो उसको कुछ कोडिंग दे देते हैं। ठीक है, और ऑर्डिनल स्केल में क्या करते हैं हम लोग, रैंक द्वारा करते हैं। रैंक दे दिया 1 2 3 या गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, और इंटरवल स्केल में क्या करते हैं, हम टाइम पीरियड को इंटरवल डिफरेंस को निकालते हैं, जैसे कि 2010 से 2020 तक। ठीक है, तो ये हमारा इंटरवल होगा। तो ये जो दोनों का बीच का डिफरेंस मान के चलिए 15 आ गया, तो ये 15 हमारा एक क्वांटिटी डेटा हो गया, है ना। तो हम लोग इंटरवल के आधार पे भी मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा रेशियो। तो रेशियो के आधार पर जैसे हम लोग कैपिटल बाय लेबर करते हैं, तो हम लोग रेशियो के आधार पे एनालाइज करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन में हमारा कैपिटल कितना लग रहा है और कैपिटल के आधार पे लेबर कितना लग रहा है ना। जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर का लेते हैं, तो एग्रीकल्चर में क्या होगा कि अगर एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर, तो उसमें हमको एक ड्राइवर भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए। तो यहाँ पर कैपिटल क्या हो गया, 1/1। ठीक है, तो उसी तरह से अगर कोई बड़ा मशीन है तो वहाँ एक मशीन है लेकिन वहाँ पर 2 लेबर लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशियो स्केल में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नीड फॉर डेटा। डेटा का नीड क्यों है, नीड ऑफ डेटा, क्योंकि बिना डेटा का स्टैटिक्स का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि डेटा जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल। किसी भी कंक्लूजन तक अगर हमको पहुंचना है तो हमको डेटा चाहिए, है ना। तो जो भी रिजल्ट होता है, रिजल्ट किसके आधार पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, है ना। डेटा के आधार पे ही हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो कोई भी अगर घटना चक्र होता है तो उसके लिए हमको चाहिए डेटा, है ना। तो डेटा हमारा स्टैटिक्स के लिए प्राइमरी नीड्स होता है, और प्राइमरी नीड्स के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट भी माना जाता है। ठीक है, तो अब डेटा का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला होता है कि डेटा अनबायस्ड होना चाहिए, अनबायस्ड, है ना। मतलब कि गैर पक्षपात होना चाहिए, गैर पक्षपात। ठीक है, डेटा गैर पक्षपात होने कहने का मतलब अनबायस्ड, कि ये किसी के प्रभाव से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कि अगर जो शोधकर्ता है या इन्वेस्टिगेटर है वो अपना मन से लिख लिया, है ना, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। यहाँ किसी का व्यू नहीं होना चाहिए। कि जैसे कि आप गए किसी चीज का आप सर्वे कर रहे हैं, अगर हम एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपका पूछ रहे हैं, तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा है कि खराब है, तो इसको रैंडमली अगर आप पूछते हैं, है ना, तो सबका अपना अपना व्यू, डिफरेंट डिफरेंट व्यू मिलेगा आपको, व्यू। लेकिन वही अगर किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप से अगर जाके पूछते हैं, एक सोच वाले लोग से, तो वो सब एक जैसा बताएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा, है ना। इसलिए डेटा हमारा क्या होना चाहिए, पहला अनबायस्ड होना चाहिए। लेकिन अगर बायस्ड हो जाएगा तो वो आपका कंक्लूजन को मिसलीड कर देगा, है ना, डिफरेंट रिजल्ट आएगा। दूसरा जो है कि डेटा रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ स्टडी। ठीक है, जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं ये रिप्रेजेंट करना चाहिए किसको, इंटायर पॉपुलेशन को, इंटायर पॉपुलेशन। ठीक है,
क्योंकि डेटा हम कहाँ से ले रहे हैं, सैंपल से, और ये सैंपल का डेटा जो है ये नोन है, और हमको ये पूरा पॉपुलेशन का डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहिए, मतलब कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो डेटा क्या होना चाहिए, डेटा ऐसा होना चाहिए जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट जो होता है वो डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो प्रीवियस जो एविडेंस है ना, ऑलरेडी जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी डेटा हैड बीन कलेक्टेड, इसको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। ये नहीं कि एकदम डिफरेंट आ जाए, कि प्रीवियस जो हमारे पास एविडेंस है उसके नियर अबाउट होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए लेकिन नियर अबाउट आना चाहिए। और नेक्स्ट जो है कि डेटा सपोर्ट लॉजिकल कंक्लूजन, है कि डेटा जो भी है हमारा, या फिर डेटा से जो रिजल्ट आ रहा है ये हमारा लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल कहने का मतलब उसका प्रैक्टिकल में कुछ रिलीवेंट होना चाहिए, उसका कुछ महत्व होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एट आ गया और उसका कोई मायने मतलब ही नहीं है। तो डेटा जो हमारा होना चाहिए लॉजिकल होना चाहिए उसका, क्योंकि डेटा तो हमारा क्या होगा कि एक वैल्यू होगा। अगर हम मीन ही निकालते हैं तो 10 मीन आ गया या 20 मीन आ गया, तो इसका एक मीनिंग होना चाहिए, है ना, कि ये क्या होता है या फिर ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि अगर 10 स्टूडेंट का पॉकेट एक्सपेंडिचर 200 रुपया है पर डे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक सिंगल वैल्यू है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, और इन लोग 10 का मंथली डेली पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो 200। तो ये लॉजिकल भी होना चाहिए कि हाँ मे भी हो सकता है सब। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा, तो बेसिकली डेटा का सोर्स कितना होता है, दो तरह से होता है। एक को कहते हैं प्राइमरी डेटा और दूसरा को कहते हैं सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा हम लोग किसको कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर जो है या फिर रिसर्चर जो है, रिसर्चर अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए खुद डेटा कलेक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा। जैसे कि अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल करने के लिए वो खुद से डेटा कलेक्ट करेगा, तो फर्स्ट हैंड डेटा, इसको दूसरा हैंड में क्या बोलते हैं, फर्स्ट हैंड डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, जो पहली बार कलेक्ट किया जाता है अपने उद्देश्य के लिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के लिए। जबकि सेकेंडरी डेटा जो है वो क्या होता है कि कोई दूसरा कोई अपने उद्देश्य के लिए यूज किया है या फिर कलेक्ट किया है, और उसको कोई दूसरा कोई उस डेटा को यूज कर रहा है। जैसे कि अगर हम सेंसस का बात करते हैं, तो सेंसस अपना पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा हो गया, प्राइमरी डेटा। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल रिसर्चर इस डेटा को इंपोर्ट करता है ना, मतलब लेता है और उससे एनालिसिस करता है, तो ये रिसर्चर के लिए ये सेंसस का डेटा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो आज यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से बात करेंगे कि ये प्राइमरी डेटा का सोर्स कितना है ना, कैसे कलेक्ट किया जाता है, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा, और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा क्या क्या होता है। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं।